मानवा एडेप्टेशंस का मेन स्ट्रीम होना जस्ट अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। आज के समय ऑलमोस्ट हर सीजन में कम से कम एक मानवा से बनाया गया एनिमे दिख ही जाता है। पिछले साल जितना मेरे छोटे दिमाग को याद है, हमें 4 ऐसे एनिमे मिले थे। मुझे अपने नशा मुक्त न्यूज़लेटर का डेली डोज मिल चुका है और मुझे रियलाइज होता है विंड ब्रेकर मांगा से बनाया, मानवा से नहीं। तो जिसमें से विंड ब्रेकर और सोलो लेवलिंग थे जो थोड़े नए थे और फेमस हुए थे। लेकिन एक जगह जहां अच्छे मानवा एडेप्टेशंस को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती, उधर ही जितने भी अच्छे मानवा एडेप्टेशंस हैं वो एक चीज नहीं कर पाते जो हर कोई मानवा फैन उनसे एक्सपेक्ट करता है। अब ज्यादातर लोग अग्री करेंगे कि मानवा नामक कहानियों के भंडार का उनके सामने एक एनिमे की वजह से आया था, गॉड ऑफ हाई स्कूल। एक गॉड ऑफ हाई स्कूल नाम का कंपटीशन है और अगर नाम से पता ना लगाओ तो इसमें हाई स्कूलर्स एक दूसरे से लड़ते हैं और जो भी जीतेगा उसकी कोई एक इच्छा पूरी होगी। व्हाट ओरिजिनलिटी। एक मेन स्ट्रीम एनिमे बनाने के लिए जो चीजें एक एनिमे के पास होनी चाहिए वो सारी इसके पास थी। मापा स्टूडियोज इसे प्रोड्यूस कर रहा था तो तुम्हें पता है कि इसकी अच्छी एनिमेशन के पीछे लोगों की नींदें खराब हुई हैं, बिकॉज नो पेन नो गेम, एम आई राइट। इसकी दुनिया के ऐसे बहुत सारे सुपरनैचुरल सीक्रेट्स हैं जिनको तुम अलोंग द वे डिस्कवर करते हो, और इसकी स्टोरी में एक ऐसी स्पेशल चीज है जो शुरुआत में मार्वल में दिखी थी और जिस वजह से मार्वल इस मुकाम तक पहुंचा है। हाँ, मैं अग्री करता हूँ आजकल उसकी मूवीज मीडियोकर और रेपिटेटिव के अलावा कुछ नहीं बची, लेकिन मार्वल की शुरुआती दिनों में उसने हमें एक ऐसी चीज सिखाई थी जो हमें मूवीज और टीवी शोज को और अप्रिशिएट करने में मदद करता है। थियरीज बनाना, डिसेंटली अच्छी मूवीज बनाकर उसमें कुछ लूप होल्स और ओपन एंडेड स्टोरी रखना, जिससे कि जो लोग उन चीजों को नोटिस करके वो अपने दोस्तों में आपस में बात करेंगे और फिर आगे जाके जब तुम्हारे गेसेस सही या गलत होते हैं जो तुम्हें थ्रिल मिलता है वो तुम्हें इन जनरल अच्छी और वेल मेड पीसेस ऑफ मीडिया को और भी अप्रिशिएट करने में मजबूर करती है। अब ज्यादा टॉपिक से ना भटकते हुए, गॉड ऑफ हाई स्कूल के फेवर में भी यही चीजें काम करती हैं। ये थोड़े बहुत सुपरनैचुरल रिवील्स को सेटअप करके देता है और उम्मीद करता है कि तुम उनके बारे में सोचोगे। कुछ चीजों का वो पहले ही पे ऑफ दे देता है और कुछ चीजों के लिए तुम्हें वेट करवाता है। लेकिन अडेप्ट करने के लिए इतनी परफेक्ट स्टोरी और अच्छे प्रोडक्शन के मिलने के बाद भी ज्यादातर लोग इसके एनिमे को ट्रैश क्यों सोचते हैं? कोई एक नॉर्मल एपिसोड को बनाने में अडेप्ट होते हैं मांगा के 2.5 से 3 चैप्टर्स। अटैक ऑन टाइटन का इनफेमस फाइनल एपिसोड पे बनाने में जो 1.5 घंटे के करीब है, अडेप्ट हुए हैं मांगा के 5 चैप्टर्स। गॉड ऑफ हाई स्कूल के एक आधे घंटे के एपिसोड को बनाने में अडेप्ट हुए हैं 10 से 12 चैप्टर्स। जो इसकी स्टोरी के प्लस पॉइंट्स थे, सेटअप्स, पे ऑफ्स, रिवील्स, सब। इसके फाइट सीन्स बहुत अच्छे हैं एंड एज अ ब्रेनलेस एंटरटेनमेंट इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इफ व्हाट यू वांट टू सी आर ग्रेट फाइट्स। लेकिन अगर तुमने एक सेकंड भी इसकी स्टोरी के बारे में सोचोगे तो फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि इसकी एनिमे में फाइट्स और पावर अप्स के अलावा कुछ नहीं है। हर कोई इसको रिकमेंड करते वक्त भी यही कहता है कि इट इज ट्रैश, बट इफ यू जस्ट वांट टू वॉच फाइट्स देन इट्स अ गुड एनिमे। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो टावर ऑफ गॉड लेके आता है। टावर ऑफ गॉड वन ऑफ द फर्स्ट मानवा एडेप्टेशंस है और इसका अपने आप में काफी डीप लोर है। अब गॉड ऑफ हाई स्कूल की मानवा मैंने पढ़ी हुई थी तो मुझे उसकी स्टोरी के बारे में पता था, लेकिन इसकी मानवा मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन इसकी स्टोरी ऑन पेपर डीप जरूर लगती है। इस दुनिया की सारी जनता एक टावर के अराउंड रिवॉल्व करती है और जितनी ऊपर के फ्लोर में तुम रहते हो उतने पॉश तुम हो। वही कल के वाला मामला है। इसमें एक बंदे बाम की कहानी हम फॉलो करते हैं जो अपनी माशुका जो उसे छोड़कर चली गई थी टावर के ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और टावर के अंदर उसी को ढूंढने के लिए घुसता है। लेकिन इसके बारे में काफी स्पेशल चीजें हैं जिनको तुम डिस्कवर करते जाते हो जितना हम स्टोरी में आगे बढ़ते जाते हैं। अब देख के समझ में आता है कि जिन चीजों को ये कहानी एक्सप्लोर करती है वो काफी डीप एंड मैच्योर है और एटलीस्ट इसका एनिमे भी इन चीजों को एक डीप तरीके से एक्सप्लोर करना चाहता है। बट माइंड यू, सिर्फ चाहता है। सीजन 1 इस सपोजिटली डीप लोर को एक बहुत मीडियोकर वे में हमारे सामने प्रेजेंट करता है। इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट्स और माइंड बॉगलिंग रिवील्स को एनिमे इतनी बोरिंग तरीके से प्रेजेंट करता है कि मैं बस इतना ही दूर था इस एनिमे को बैकग्राउंड नॉइज की तरह बस ऐसे ही चलाने से जब भी मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ। मैं इसके सीजन 1 में डिसेंट एक्सपेक्टेशन के साथ गया था कि मुझे एक डिसेंटली अच्छी स्टोरी एक यूनिक एनिमेशन स्टाइल में देखने को मिलेगी, लेकिन जितनी बुरी तरह से इसने अपनी कहानी का प्रदर्शन किया मैंने इसे वन ऑफ द वर्स्ट एनिमे आई एवर वॉच्ड तक मान लिया था। बट फिर ये बच गया क्योंकि मैंने थोड़े और बेटर पीसेस ऑफ मीडिया देख लिए थे। और अब हम आते हैं इस कर्स के सबसे नए कल्प्रिट सोलो लेवलिंग पे। एक दिन अचानक से जापान में बहुत सारे गेट्स अपीयर होते हैं जिनके अंदर डंजन्स हैं और उसी के साथ लोगों को सुपरनैचुरल शक्तियां भी मिलती हैं और डिपेंडिंग ऑन उनमें कितनी शक्तियां हैं उनको एक रैंकिंग दी जाती है। सबसे ताकतवर को S और सबसे कमजोर को E, और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लड़ते हैं डंजन के अंदर के मॉन्स्टर से। इससे पहले कि एक टाइम लिमिट खत्म हो जाए और ये मॉन्स्टर्स उन गेट से बाहर निकल जाए। अब ऑफ कोर्स तुम्हें ये पता था क्योंकि ये एनिमे
पिछले साल के बिग शोनन एनिमे में से एक था और इसका सेकंड सीजन जो इस विंटर 2025 में रिलीज हुआ है वो हर एपिसोड के साथ क्रंचीरोल के सर्वर्स को अपनी औकात याद दिला रहा है। अब इसकी मानव भी डीमन स्लेयर वाले फॉर्मूला से फेमस हुई है, सिंपलिस्टिक और नॉट सो डीप स्टोरी पे जिसने हमें अच्छा आर्टवर्क और फाइट्स दिए, जिस वजह से लोगों ने इसे वॉलपेपर बना बनाकर फेमस कर दिया। और इसी वजह से जब अनाउंस हुआ कि इसका एनिमे अडेप्टेशन बन रहा था तो लोग राइटफुली काफी हाइप्ड थे और एक वेल प्रोड्यूस्ड अच्छे फाइट सीन से भरा हुआ आई कैंडी ऑफ एन एनिमे एक्सपेक्ट कर रहे थे। A1 पिक्चर्स का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ देखकर उम्मीद भी जग रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था, आई मीन राइटफुली सो। लेकिन जब इसका पहला एपिसोड रिलीज हुआ तो हीरो के समानों की ओपनिंग, ओवरऑल साउंड डिजाइन और सरप्राइजिंगली इसकी एनिमेशन, स्पेशली इसके फाइट सीन्स में इस एनिमे को एक द बिग शोनन ऑफ द सीजन एंड द फेवरेट एनिमे टू टॉक अबाउट फॉर ऑल एनिमे ट्यूबर्स बिग और स्मॉल बना दिया। और इस एनिमे को मैंने डीमन स्लेयर जैसा सिर्फ इसके प्लस पॉइंट्स की वजह से नहीं बोला था। सीजन 2 की ओपनिंग गाई है लीसा ने, जिससे कुछ छोटे बहुत फॉरगेटफुल गाने गाए हैं, किसी को याद भी नहीं होगा। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम जान सको कि इस एनिमे के साथ एक्सपेक्टेशंस थी जिसको इसने मीट करी थी सीजन 1 में, और हम सबको लग रहा था कि ये एनिमे अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन सीजन 2 शुरुआत में फॉर सम रीजन बेटर लग रहा था, पेसिंग बेटर हो गई थी और फाइट्स इवन स्पाइसियर। और जिन्वू की आवाज उसकी आवाज लेकिन जो फास्ट पेसिंग इन अ गुड वे हमें पहले अच्छी लग रही थी उसका कारण था मांगा के कुछ पैनल्स का अडेप्ट ना होना। पहले तो ये शुरू हुआ था सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा सीन्स को काटना जो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन फिर तीसरे चौथे एपिसोड के आते आते वो सीन्स भी कट होने लग गए जो इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स को सेटअप करते हैं और कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन को बढ़ाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल और ऑनेस्टली एकलौता एग्जांपल जो मुझे इस वक्त याद आ रहा है वो होगा एपिसोड 3 में एक चीज जो अडेप्ट होनी चाहिए थी कि बेक्यून हो, एंड आई होप मेरी प्रोनाउंसिएशन सही थी, जब अपने ऑफिस आता है और उसे कॉल आता है ये बताते हुए कि किसी ने जापान से कोरिया के एक हंटर को कांटेक्ट किया था क्योंकि उन्हें एक ऐसे हंटर से मिलना था जो पार्ट था जेजू आइलैंड रेड का। एंड एज समवन जिसने मानवा रीड कर रखी है तो मुझे पूरा लोर पता है, एंड इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि ऐसे सीन को जो जेजू आइलैंड आर्क को जो सोलो लेवलिंग का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एंड मोस्ट हाइप्ड आर्क में से एक है, ऐसे एक आर्क को सेटअप करने वाले सीन को एनिमे काट देता है, दैट टू फॉर नो एपरेंट रीजन। जेजू आइलैंड आर्क को पूरी सीरीज की स्टार्टिंग से सेटअप करा जा रहा है। हेक सीजन 1 का पहला सीन हम जेजू आइलैंड का देखते हैं, एंड ऐसे आर्क को जिसको एनिमे में अडेप्ट होते हुए हर कोई मानवा रीडर देखना चाहता है, और इन्हीं एफोरमेंशन्ड मानवा रीडर्स की वजह से अब हर कोई नॉन मानवा रीडर भी इस आर्क को अडेप्ट होते हुए देखने के लिए एक्साइटेड है। ऐसे आर्क को भी ये लोग इज्जत से सेटअप नहीं कर रहे हैं। शायद ये टावर ऑफ गॉड जैसा केस ना हो कि पूरे के पूरे आर्क ही काटे जा रहे हैं और स्टिल एनिमे इतना ज्यादा मीडियोकर और स्लो लगने लगता है कि तुम्हें उसे देखने का मन भी नहीं करता। पर ये शायद गॉड ऑफ हाई स्कूल जैसा बन जाए। हाँ, शायद पूरे के पूरे आर्क ना काटे जाएं, लेकिन इसकी 5 चैप्टर्स पर एपिसोड वाली पेसिंग इसकी स्टोरी में से वो इंपॉर्टेंट सीन्स जो कैरेक्टर ग्रोथ या कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक दिखा रहे हों उनको काट कर, या वो सीन्स जो आगे आने वाले इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स को सेटअप करते हैं उनको काट कर इस एनिमे को भी खोखला और ओनली अ गुड रिकमेंडेशन टू दोस्त हु जस्ट वांट टू वॉच फाइट सीन्स ही बनाकर ना रखते। मैंने जो रैंट करना था कर लिया, तुम अपने विचार बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। स्क्रीन पे अगर वीडियो दिख रही होगी तुम्हें जो YouTube को लगता है तुम्हें बड़ी अच्छी लगेगी तो देख रहे हैं तो देखो। मैं तो चला सोलो लेवलिंग का नया एपिसोड देखने के लिए। सायोनारा।